सो हेलो बियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे हैं 75 स्मार्ट चैलेंज का डे 10, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान में। और भौतिक विज्ञान हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र। चूंकि हम लोग देख लिए थे विद्युत विभव, विभव को समझते हुए हमने समझ लिया था कि विभव से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं संधारित्र। और संधारित्र में समझना जरूरी है कि कहाँ से पहले क्या होता है संधारित्र, ये समझा जाए। तो हम बात करने वाले हैं वैद्युत धारिता की। सबसे पहले वैद्युत धारिता अर्थात वहां पर धारण हो रहा है, आवेश का धारण हो रहा है। अर्थात अगर किसी चालक को आवेश दिया जाए, देखो ये चालक है, इस चालक में अगर मान लो हम आवेश दे रहे हैं तो इसके विभव में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आएगा, या इसके विभव में पारस्परिक परिवर्तन आ जाता है। अर्थात Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब कि जितना ज्यादा हम आवेश देंगे उसके विभव में उतना ही परिवर्तन आएगा। अर्थात अगर हम कहें कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C बाई V। लेकिन अगर बात की जाए तो हम कहेंगे यहाँ पर कि जो C है यहाँ पर नियतांक है और C को ही धारिता कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि धारिता कैसे होगी। तो धारिता को परिभाषित करने के लिए हमने कहा कि दिए गए आवेश एवं विभव में वृद्धि के अनुपात को, या हम कहें कि यहाँ पर जो दिया गया आवेश है और दिए गए आवेश में विभव में, दिए गए आवेश एवं विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है, उसी को संधारित्र कहते हैं। अर्थात यही परिपथ की या विद्युत की धारिता कहलाती है। अगर बात की जाए यहाँ पर डेफिनेशन नोट पॉइंट हमने लिखा है, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में परिवर्तन के अनुपात को उस चालक का वैद्युत धारिता कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम दे रहे हैं आवेश और इसके विभव में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो जितना ज्यादा आवेश देंगे उतना ही वृद्धि होगा। तो इसके अनुपात के बराबर होता है, किसके अनुपात, एक नियतांक के बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं संधारित्र। क्या बोलते हैं, संधारित्र, या बोलते हैं विद्युत धारिता। क्या बोलते हैं, धारिता। C कैपेसिटेंस। अगर बात की जाए कि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, तो Q आप जानते हो कि Q का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है, और V का वोल्ट होता है। तो हम लिख सकते हैं कूलाम अपॉन वोल्ट, या हम कहते हैं फैराड। लेकिन अगर बात की जाए कि Q और V के बीच ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो Q बराबर CV, Y बराबर MX के टाइप ग्राफ निकलेगा और ग्राफ स्ट्रेट लाइन निकलेगा। अगर हम बात करें कि कितना इसमें परिवर्तन आ रहा है, तो Q बाई V इज इक्वल टू tan थीटा, और Q बाई V को हम कह सकते हैं C, तो C बराबर tan थीटा। देख रहे हैं यहाँ पर C बराबर tan थीटा। ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर एक और चीज हमने डेफिनेशन में रखा है। देखो डेफिनेशन हम पूरा रखे हुए हैं कि ताकि आप एक एक चीज समझ लो और समझ के सारे क्वेश्चंस आप देख लो, कर लो अपने बुकलेट के लिए, या आपके जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हो उसका क्वेश्चंस कर ले जाओ। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि थ्योरेटिकल पार्ट आपका पूरा कवर हो जाना चाहिए। तो थ्योरेटिकल पार्ट, ये जो 75 स्मार्ट चैलेंज है, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट हमने पूरा भर भर के रखा है। लेकिन इससे हमने कल बोला भी था कि इससे रिलेटेड एक और आपके लिए बहुत ही बढ़िया सरप्राइज तैयार की जा रही है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड के लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे गए हैं, और हर एक टॉपिक के लिए हम उस पर बात करने वाले हैं। तो जरूर उस पर बात करेंगे, जल्द ही वो आपको देखने को मिलेगा। तो हमने कहा एक फैरेड बराबर क्या हो जाएगा, एक कूलाम बट्टे एक वोल्ट। लेकिन यहाँ पर बीमा देखिए, तो बीमा क्या है, अगर किसका बीमा देखें, हम संधारित्र की बीमा अगर देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि m पे -1, L की पावर -2 और T पे 4A पर 2, हम इसको बोलते हैं 12 42, 12 ऋणात्मक 42 धनात्मक। ध्यान रखिएगा, ये आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी है। अब बात करने वाले हैं बाबू कि गोलीय विलगित एक आइसोलेटेड स्फेरिकल, या हम बोले कि विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होगी। अगर मान लो इस चालक को आवेश Q दिया जाए और इस पर Q आवेश जो है वो परस्पर एक पूरा सतत रूप से वितरित हो जाए। अर्थात जब सतत रूप से वितरित हो जाएगा तो यहां पर हर एक पॉइंट पर विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जब विभव समान हो जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करें कि हम कहेंगे कि R त्रिज्या के गोलीय चालक परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। जब इसे आवेश दिया जाता है तो प्लस Q, देखो वो भी लिखा भी है, प्लस Q आवेश एक समान रूप से संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। और विभव कितना, हम कहे थे अगर मान लो कि एक Q आवेश के कारण विभव इतना है तो संपूर्ण पे इतना ही मिलेगा। वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, ये दूरी है। अगर हम बात करें इस गोलीय चालक की धारिता कितनी हो जाएगी, तो हम गोलीय चालक की धारिता के लिए C बराबर हम लिखेंगे Q,
अच्छा, अब यहाँ पर ये c के जगह c बराबर हम लिखे हुए हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर q, जो कि q यहाँ पर जो छोटका वाला q है तो यहाँ पर छोटका वाला q ले लेंगे, अपान v के लिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और इंटू यहाँ पर q बाई आर लिख लिया जाए ना, q और इंटू, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इसको एक ही रहने दो और आप यहाँ रह दो कि q बाई आर। अब एक चीज देखो, ये q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा कि c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k अगर माध्यम है तो, और इंटू r। लेकिन अगर बात की जाए कि यहां पर समझिएगा कि अगर हम बात करें कि ये देखो, ये जो हमारा विलगित गोलीय चालक की धारिता निकल के आ गया, तो विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए समझिएगा यहां पर कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये कांस्टेंट है। तो यहां पर एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो विलगित गोलीय चालक की धारिता है वो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। अर्थात बात की जाए कि धारिता जितनी जितनी त्रिज्या बढ़ाएंगे उतनी ही धारिता बढ़ जाएगी किसी भी विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए। तो यहीं पर एक क्वेश्चन भी लिखा गया है, क्वेश्चन को समझिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें कि एक गोलीय चालक की वायु में धारिता 2 माइक्रोफैरड है तथा इसे किसी माध्यम में रखने पर इसकी धारिता 8 माइक्रोफैरड हो जाती है, तो माध्यम का परावैल्तांक ज्ञात कीजिए। तो माध्यम का परावैल्तांक ज्ञात करने के लिए हम बेसिकली इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को रखते हैं कि ताकि आप अच्छे से एक चीज सीख लें। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक गोलीय चालक की जो धारिता है, उस गोलीय चालक की धारिता को अगर समझा जाए तो यहां पर सबसे बड़ी बात एक हो जाती है कि आपको कि ये पहले गोलीय चालक की धारिता वाई में जो दी गई है उसको अलग लिख लो, अलग समझो, और जैसे ही आपको वो गोलीय चालक को डुबो दिया जा रहा है पानी में या किसी भी माध्यम में, तो वहां पर समझिए, और इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। और समझिएगा सबसे पहले कि यहां पर जो परावर्तांक निकालते हैं वो निकालते हैं C माध्यम बटे जो परावैद्युतांक जो वायु में रखा गया है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर, परावैद्युतांक ज्ञात कर रहे हैं इसके वजह से, तो C माध्यम बटे C नॉट एयर वाला। अगर बात करें तो ये आपको फॉर्मूला बहुत पहले आपको दी गई है, तो यहाँ पर बात करिएगा कि ये परावैद्युतांक बराबर हो जाएगा कि माध्यम की, या बोले माध्यम में रखे हुए इसकी धारिता 8 माइक्रोफैरड है, तो माइक्रोफैरड रख देंगे, और यहाँ पर भी जो C नॉट है जो एयर में है 2 माइक्रोफैरड है। तो क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि 8/2, और माइक्रो से माइक्रो काट दो, फैरड तो इसका मात्रक नहीं होगा, तो यहाँ पर ये भी इसको काट लिया जाए। तो हमने कहा था परावैल्तांक का कोई मात्रक नहीं होता है, तो ये मात्रक भी पूरे रूप से कटते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर से 2 चौको 8, अर्थात इसका इस माध्यम का परावैल्तांक कितना है 4। अर्थात कि आपको ये चीज समझ में आ गया कि अगर बात की जाए ऐसे क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन में लिखा गया है, ध्यान से सुन लो इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन क्या है और कैसे इसको लगाओगे। छोटा सा इसको देखो लगाना था, बस ये फॉर्मूला आप याद रखना। फॉर्मूले में क्या कहा गया है कि परावैल्तांक बराबर माध्यम की, या हम बोले कि माध्यम में रखे हुए धारिता या माध्यम की धारिता अपान निर्वात की धारिता। तो अगर हम बात करें निर्वात हो या चाहे एयर हो, वहां पर उसको हम डिनोट करते हैं C नॉट से, और माध्यम की धारिता, यहां पर ये फॉर्मूला हम रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। इज इट प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर देखा जाए कि आवेश, अगर बात की जाए कि छोटा सा टॉपिक है कि आवेशित चालक में स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो अगर मान लो कि अगर हम कहें कि एक चालक है और इस चालक को +Q आवेश दी जा रही है, अगर टुकड़े में दी जा रही है +Q आवेश, तो धीरे धीरे पहले 0 रहा होगा, अब इसके बाद +Q आवेश अगर टुकड़े में दिया जाए तो धीरे धीरे +Q आवेश जब देंगे तो ये विभव 0 से V में बढ़ेगा, अर्थात विभव बढ़ेगा। तो जब विभव बढ़ेगा तो एवरेज पोटेंशियल लिखेंगे, तो एवरेज पोटेंशियल जब लिखते हैं बाबू औसत विभव, तो देखिए इसका औसत विभव हम निकालते हैं, तो औसत विभव बराबर निकल के आता है 0 + V/2। ये क्लास 11 से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, 0 + V/2, और ये 0 से छूट गया था यहाँ पर V/2। अगर हम बात करें कि यहाँ पर कार्य भी करना पड़ रहा है ना, आवेश दिया जाते कार्य हो रहा है, विभव में परिवर्तन ला रहे हैं, तो कार्य तो हो रहा है ना, तो Q बराबर W/Q इंटू डेल्टा V, अर्थात एवरेज पोटेंशियल। और एवरेज पोटेंशियल में अगर हम बात करें कि यहाँ पर V/2, तो यहाँ पर जो हमारा जो कार्य निकल के आ जाएगा, तो
इसके वजह से हम कार्य लिख सकते हैं बाबू कि W इज इक्वल टू हाफ क्यू भी, और ये जो हाफ क्यू भी लिखे हुए हैं W बराबर हाफ क्यू भी, ये ही W जो है वर्क डन, ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। अर्थात हम कह रहे हैं कि पिछले भी टर्न में बोले थे कि किया गया कार्य स्थित ऊर्जा या संचित ऊर्जा में स्थित हो जाता है, तो हम बोल रहे हैं कि U बराबर हाफ क्यू भी, अर्थात यहाँ पर क्यू भी है तो W के जगह पे, वर्क डन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी U बराबर हाफ क्यू भी, और Q को हम लिख सकते हैं सी भी, तो हम सी भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ सी भी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को और भी परिवर्तित कर सकते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि परिभाषा कैसे देंगे। परिभाषा बेसिकली आपको ऐसे देना है कि अगर मान लो कि एक चालक है, परिभाषा कैसे देना है, देखिए परिभाषा कैसे देंगे, स्थित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आवेश चालक स्थित ऊर्जा, तो आप कहोगे कि एक चालक है, उस चालक को आवेश टुकड़ों में दिया जा रहा है, तो आवेश जब टुकड़ों में दिया जा रहा है तो विभव 0 से v में परिवर्तन होगा, और 0 से v में परिवर्तन होने में, मतलब विभव में परिवर्तन होने में जो कार्य किया गया है उस कार्य के लिए औसत विभव लिखेंगे, और औसत विभव लिखने के बाद कार्य हम निकाल लेंगे, और कार्य ही हमारा स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा, या संचित ऊर्जा ही मतलब जो किया गया कार्य या बोला जाए संचित किया गया कार्य स्थित ऊर्जा कहलाता है, तो वहां पर हम उसको लिख लेंगे। अब देखो एक छोटा सा सिद्धांत है, इस सिद्धांत को समझना अति आवश्यक है, इसके बिना हमारा क्वेश्चंस का काम नहीं चलेगा। तो चूंकि यहाँ पर समझिएगा, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि ध्यान रखिए कि संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत क्या है, तो संधारित्र के सिद्धांत के लिए समझने के लिए हम कहें कि चालक की प्लेट, मान लो अगर कहा जाए चालक की प्लेट के विभव को कम करने या कम करके धारिता बढ़ाने की प्रक्रिया, अगर हम कहें किसी भी चालक है, तो ये चालक मान लो ये चालक है, चालक की प्लेट है, इस प्लेट की विभव जो है विभव इसको कम कर दिया जाए तो यहाँ पर संधारित्र की मात्रा बढ़ जाएगी। अर्थात हम फॉर्मूले से ही समझ सकते हैं कि संधारित्र का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर बात की जाए कि पोटेंशियल को अगर बढ़ा दिया जाए या पोटेंशियल को घटा दिया जाए तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अर्थात यहाँ पर एक चीज समझ में आ गया कि यहाँ पर पोटेंशियल को जब कम करेंगे, किसी भी चालक प्लेट की पोटेंशियल को कम करेंगे, अर्थात वहाँ पर विभव को कम करेंगे तो वहाँ पे आवेश को धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। बात इतनी समझिएगा, बस इतना ही, बस और कुछ नहीं। धारिता बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संधारित्र। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आप पढ़े होंगे और बेहतरीन टॉपिक है, वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को देखो, हम कह रहे हैं यहाँ पर एक M प्लेट लिए हुए है, ये N प्लेट लिए हुए है, ये M पे प्लस Q आवेश है और ये माइनस Q आवेश है। चूंकि ये समझिएगा ये प्रेरण विधि द्वारा है, हम प्लस Q आवेश जब इस पे फेंकते हैं तो जैसे ही प्लस Q आवेश फेंकते हैं तो यहाँ पर जो प्लस Q आवेश है यहाँ पर भी वो प्लस Q इसके सापेक्ष रिपेल कर जाता है, और रिपेल करता है तो अर्थिंग द्वारा प्लस Q नीचे गिर गया तो ये आवेशित हो गया और इसके अपोजिट चार्ज से आवेशित हो जाता है, अर्थात ऋणावेश आ जाता है। तो ये प्रेरण विधि है, हम चार्जिंग में पढ़ाए हुए हैं प्रेरण विधि। आप नहीं विश्वास करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला दूसरा लेक्चर आप उठा के देख लीजिए, वहां पे पहले ही लेक्चर में आपको पढ़ाया है प्रेरण, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि प्रत्येक पृष्ठ पर सरफेस डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो तो M को प्लस Q आवेश देने पर N प्रेरण प्रभाव से, जो N प्लेट है प्रेरण प्रभाव के कारण ऋणावेश हो जाता है या ऋणावेशित हो जाता है। अब देखो ये दोनों प्लेट है, इन दोनों प्लेट के बीच में P यहां पर है और ये जो भी प्लेट है दोनों प्लेट ये वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं। जब वैद्युत क्षेत्र में रखे गए तो इस बिंदु P पर कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा, और ये वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि प्लेटों में सरफेस मतलब एक पृष्ठ के कारण, जो गॉस के प्रमेय से हम पढ़े थे कि एक पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर बात की जाए कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम कहें कि दोनों बिंदुओं के बीच परावैद्युतांक हो तो परावैद्युतांक हो तो एक एजम्पशन ले लेना, K रख लेना, और सिग्मा अपन K एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को क्या लिखेंगे, Q/A लिखते हैं, आवेश अपन क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब बात की जाए कि यहां पर इसको भी खोल दिया जाए सिग्मा को भी, तो हो जाएगा E इज इक्वल टू Q अपन KA एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हैं यहाँ पे। अब देखो ये जो हमारा फॉर्मूला यहां से निकल के आ गया, वैद्युत क्षेत्र के लिए अगर परावैद्युतांक भरा हो तो E इज इक्वल टू Q अपन K एप्सिलॉन नॉट। अब हम कहें कि उस बिंदु P पर विभव भी तो होगा, विभव बराबर V बराबर E इंटू डी। तो अगर हम कहें E वाला जो E यहां पर निकाला है उस E को इसमें पुट कर दिया जाए, तो इसमें E को पुट करने पर V इज इक्वल टू Q अपन KA एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्या ये दिख रहा है, तो हम कहेंगे देख लो यहाँ पर V बराबर E इंटू डी है और E में पुट कर दिया जाए तो Q अपन KA एप्सिलॉन नॉट इंटू डी।
अब देखो, अब यहां से विभव निकल गया तो संधारित्र में रख सकते हैं, संधारित्र के फॉर्मूले में C = Q/V, और Q के जगह Q रहने दो, Q यहां पर रह जाएगा, V के जगह रख देना केवल Q/K A/ε0 × D। और ये देखो इस Q से ये Q कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हमारा कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगा KA/ε0/D। अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है, वो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो निकल के आता है कितना बाबू, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकल के आता है C = KA/ε0/D। क्या याद रहेगा? अगर हम मान लें, assumption ले रहे हैं कि K अगर 1 हो, निर्वात में अगर लेके चल दिया जाए तो अगर यहां से हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर देखो C0 अगर लेके चलिए, K यहाँ पर K कैंसिल हो गया तो A/ε0D। अब देखो, क्या इतने वाले पार्ट को हम क्या C0 कह सकते हैं, इतना वाला पार्ट C0? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो कि C = C0 × K, और इसके संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस प्रकार संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु के जगह पर परावैद्युतांक भरने पर इसकी धारिता K गुना हो जाती है। अर्थात यहाँ पर परावैद्युतांक भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, कितनी गुना हो जाएगी, K गुना हो जाएगी। और यहाँ से परावैद्युतांक हम निकाल सकते हैं C/C0। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक चीज है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब देखा जाए, ये आप पढ़े होंगे कि संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक, संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक अगर बात की जाए C = KA/ε0/D, यही तो निकल के आया। तो संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर देखा जाए तो C is directly proportional to A है, क्षेत्रफल। अगर बात की जाए प्लेटों का क्षेत्रफल, जैसे ही बढ़ाएंगे प्लेटों का क्षेत्रफल, संधारित्र बढ़ जाएगा। इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन के आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें हम अभी क्वेश्चन का सेक्शन नहीं लिए हैं, क्वेश्चन का सेक्शन लेना बाकी है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से बन के आते हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। अगर बात की जाए C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, प्लेटों के बीच की दूरी, अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। परावैद्युतांक C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, अगर परावैद्युतांक बढ़ जाएगा तो वहां पर कैपेसिटेंस की क्षमता कम हो जाएगी। यहीं पर क्वेश्चन एक और है, एक और क्वेश्चन लिख के आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब परावैद्युतांक आंशिक रूप से भरा हो, अर्थात दो प्लेटों के बीच में संधारित्र के, या बोला जाए समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में, दो प्लेटों के बीच में एक परावैद्युतांक आंशिक रूप से डुबो दिया जाए और उसकी मोटाई T हो, तो अब बताइए कि वहां पर जो संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी वो निकालिए। तो देखो यहाँ पर दो माध्यम बन रहा है, एक आपका यहाँ पर इस प्लेट के अंदर जो कि अपोजिट बनता है परावैद्युतांक के लिए, और यहाँ पर जो कि एयर की वजह से एक बन रहा है वैद्युत क्षेत्र ए। तो हम लिखेंगे E1 क्या हो जाएगा Q/ε0A, जबकि E2 क्या हो जाएगा यहाँ पर Q/ε0R। R क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक, वो एक आंशिक रूप से एक स्लैब जो डाला गया है मोटाई का, T मोटाई का, उसका परावैद्युतांक εr, या आप K भी लिख सकते हो, यहाँ पर K इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आप कांस्टेंट समझ जाते हो, तो εr रख दिया, ठीक है। तो E2 इज इक्वल टू Q/ε0 इंटू ε0 इंटू A, ठीक है। अब ये E1 E2 आपने निकाल लिया, तो हमने कहा प्लेटों के बीच विभवांतर, वही जनरल फॉर्मूला V बराबर E इंटू डी। अगर मान लो कि अगर बात की जाए तो V बराबर यहाँ पर लिखेंगे E1, और E1 के लिए D माइनस टी कर देंगे क्योंकि इसके प्लेट के बीच में डाला गया है, प्लस E2 इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं है, उस तरीके से हमने रख दिया। E1 हमने निकाला है, E2 निकाला है, हमने E1 और E2 को जगह पे रख दिया है, और कॉमन करके हमने V निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये कॉमन करके निकाल लिया गया है। आप भी इसको कर सकते हो, बेसिक है, आराम से आप लेक्चर देखो और आराम से अपना यहाँ पे पॉज करो, पॉज करने के बाद आप इजिली कर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत तुरंत चीज नहीं है, ठीक है, आपको आसानी से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इस प्रकार संधारित्र की धारिता, हमने कहा कि Q रहने दो, C बराबर Q/V, और V जो आप यहाँ से निकाले उसको यहाँ पुट कर दो, तो जो संधारित्र की धारिता निकल के आती है वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब आंशिक रूप से उसमें स्लैब डुबो दिया जाए एक परावैद्युतांक का, तो वहां पर जो धारिता निकल के आती है C इज इक्वल टू ε0A D माइनस टी प्लस T/εr। क्या ये कोई दिक्कत है? ये वाला फॉर्मूला बस याद रखना, बस तगड़ा चीज, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर अगर हम बात करें कि संधारित्रों का संयोजन कैसे है, तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि वहां पर विभव भिन्न भिन्न होते हैं, तो विभव भिन्न भिन्न होगा। तो अगर बात की जाए, यहाँ पर देखो हम बना भी दिए हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन परिभाषा कैसे दोगे कि एक छोर से दूसरे छोर को पकड़ा दिया गया संधारित्र को, तो यहाँ पर जो संयोजन तैयार होता है उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अब प्रत्येक पर विभव भिन्न भिन्न होगा, तो विभव भिन्न भिन्न होने की वजह से कुल विभव निकालेंगे V1 + V2 + V3 ... V1
और V1 के लिए हम लिखेंगे Q/C, क्योंकि यहाँ पर देखो ये अगर बात की जाए कि C बराबर Q/V होता है, और यहाँ पर अगर हम इसको इधर कर दें तो V बराबर हो जाएगा Q/C। ठीक है, अब देखो सब पे अगर Q देखा जाए तो सब पे कॉमन निकल के आ जाता है। अगर बात की जाए कि यहाँ पे Q1 Q सब Q से कैंसिल आउट हो जाता है, और कैंसिल आउट होने पे या कॉमन लेने पे जो निकल के आता है कुल धारिता श्रेणी क्रम के लिए, तो श्रेणी क्रम के लिए कुल धारिता जो निकल के आती है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 अपॉन Cn। तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है किसके लिए, श्रेणी क्रम में अगर संधारित्रों का संयोजन होता है तो। अगर हम बात करें समांतर क्रम में संयोजन होगा तो क्या करेंगे, तो समांतर क्रम संयोजन में होता है तो बाबू यहाँ पर विभव जो पोटेंशियल या बोला जाए कि x बिंदु पे जो विभव होगा वही पोटेंशियल v बिंदु पर होगा। तो यहाँ पर क्या परिवर्तन होता है, यहाँ पर परिवर्तित होता है आवेश, आवेश भिन्न भिन्न होते हैं। तो आवेश के लिए q बराबर c भी लिखेंगे, तो v यहाँ पर कांस्टेंट कर दो, v कांस्टेंट कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा c बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn। कोई दिक्कत नहीं है, बस इजी है, याद रखना बस। अब देखिए यहाँ पर आवेशों का पुनर्वितरण, या यहाँ पर एक चीज हमको समझ में आता है कि अगर बात की जाए कि आवेशों का पुनर्वितरण करेंगे तो कैसे क्या होगा, तो एक यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आता है उभयनिष्ठ विभव, जो कि बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो हम उभयनिष्ठ विभव को यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं इसलिए ताकि आप याद रखिएगा कि ये हमेशा पूछा जाता है उभयनिष्ठ विभव। लेकिन क्या है आवेशों का पुनर्वितरण समझिएगा। लेकिन हम कहें यहाँ पर समझिए एक चालक A है और एक चालक B है, इसका आवेश अगर बात की जाए ये पहला गोला ये दूसरा गोला, तो इसके लिए आवेश अगर बात है Q1 बराबर C1 इंटू भी है, और अगर यहाँ इसको देखा जाए Q2 बराबर C2 इंटू भी है, तो यहाँ पर V1 और V2 लिख सकते हैं। आपने लिख दिया V1 और इसको लिख दिया V2, कोई दिक्कत नहीं है, पोटेंशियल दोनों का भिन्न भिन्न है। जैसे ही हम कह रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो तब तक इसमें आवेश प्रवाहित होगा, या बोले कि तब तक इसमें धनावेश उच्च से निम्न आवेश की तरफ जाएगा जब तक विभव क्या हो जाए, समान ना हो जाए। विभव कहां से आता है, उच्च से निम्न की ओर। मान लो कि ये उच्च वाला श्रेणी का है और उच्च श्रेणी का होने की वजह से यहां पर विभव क्या हो जाएगा, ये मान लो कि अगर ये उच्च श्रेणी का है, ये उच्च है, तो विभव यहां से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल विभव का ट्रांसफर होता है या विभव चलता है। तो यहां पर जब तक आवेश दोनों का समान नहीं हो जाता तब तक इसमें आवेश स्थानांतरित होता रहेगा। हम यही लिखे हुए हैं कि यदि इन दोनों चालकों को आपस में जोड़ दिया जाए तो धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव तक जाता है जब तक विभव समान न हो जाए। अर्थात इस प्रकार से इस विभव को ही उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। अर्थात वह विभव जब तक ना आ जाए, जब दोनों पे समान ना हो जाए आवेश, तब तक विभव अर्थात तब तक पोटेंशियल जाता रहेगा। इसी को ही बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। अगर हम बात करें तो हमने कहा कि यहाँ पर सिंपली आप लिख सकते हो Q1 डैश अपन Q2 डैश। तो हमने कहा कि यहाँ पर इसके लिए विभव अगर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर दोनों का विभव समान हो जाएगा, तो हमने लिखा V1 V2 नहीं लिखा यहाँ पर, भी यहाँ पर C1 भी और ये C2 भी लिखा। V और V से कैंसिल आउट हो गया, Q1 डैश अपन Q2 डैश निकल के आ गया C1 अपन C2। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर देखा जाए कि पुनर्वितरण की क्रिया में कुल आवेश सदैव स्थिर रहता है। एक लाइन हमेशा याद रखिएगा कि आवेश हमेशा सदैव स्थिर रहता है, तो कुल आवेश बराबर होना चाहिए। तो हमने कहा Q1 प्लस Q2 पहले जो आपका था और बाद में Q1 डैश प्लस Q2 डैश हुआ तब हुआ, तो हमने कहा कुल आवेश अगर देखा जाए तो Q1 प्लस Q2 को हमने खोल दिया C1 V1 प्लस C2 V2, और Q1 प्लस Q2 डैश को खोला तो हमने लिखा C1 V प्लस C2 V। अब यहाँ से V कॉमन हो जाएगा, अगर हम लिखे हुए ऐसे करके C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर C1 V प्लस C2 भी, यही है। अगर हम कहें कि यहाँ पर कॉमन करना है तो V हो जाएगा, यहाँ पर C1 प्लस C2 हो जाएगा, और ये C1 प्लस C2 बराबर जो है C1 V1 प्लस C2 V2, यहाँ पर देखा जाए तो V बराबर हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। तो यहाँ पर जो उभयनिष्ठ विभव निकल के आता है, उभयनिष्ठ विभव, वो उभयनिष्ठ विभव C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 निकल के आता है। तो ये फॉर्मूला उभयनिष्ठ विभव का आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो अगर बात की जाए कि उभयनिष्ठ विभव तो हम समझ लिए, पूर्ण रूप से अच्छे से समझ लिए, लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए कि आवेश के पुनर्वितरण में कुछ ऊर्जा की हानि होती है, इस ऊर्जा हानि को यहाँ पर निकाला जाता है, गणना किया जाता है।
आप सीधे याद रख सकते हो क्वेश्चंस लगाने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछा जाता है इसको थियोरेटिकली कि कैसे इसको ऊर्जा हानि कितनी होगी। तो आप लिखिएगा जो ऊर्जा हानि है डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2 और पोटेंशियल V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जनरली कि आपको अगर पूछा जाए कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि कितनी होगी, आप वो निकाल कर दे लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर ये चैप्टर का थियोरेटिकल पार्ट होता है खत्म। आप इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए और जो भी क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं ट्राई करिए, कोशिश करिए, कम से कम कोशिश करने वालों की ही हमेशा जीत होती है। ध्यान रखिएगा जितना आप कोशिश करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे और लेवल उतना ही अप होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। सो थैंक यू बेल्सियंस।